Okay guys, so today's topic is basically based on the encryption procedure and encryption procedure में हम जो cover करने वाले हैं that is a part of cryptography. ठीक है, so cryptography हम देखेंगे cryptography होता क्या है, किस तरीके से यूज करी जाती है और इसके अंदर क्या क्या चीजें हम encryption में कौन कौन से methods को यूज करते हैं. So for the part of cryptography, cryptography is a form of encryption itself. Cryptography अपने आप में ही एक encryption procedure है, where a readable plain text format is converted into the another form which does not leave the value of the plain text as it was before, but the basic difference will be the converted form will be readable by the human being but will be of no sense. मतलब क्रिप्टोग्राफी अपने आप में ही एक इंक्रिप्शन का टाइप होता है, इंक्रिप्शन फॉर्मेट कहलाता है, जिसमें करते क्या है, जिससे कोई भी रीडेबल प्लेन टेक्स्ट को किसी अनदर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम इंक्रिप्टेड टेक्स्ट बोलते हैं, किसी अनदर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो इसका कन्वर्ट करने के टाइम पे ऐसा नहीं होता कि वो जो कन्वर्टेड टेक्स्ट है वो अपनी एक्चुअल प्लेन टेक्स्ट की वैल्यूज को छोड़ दे, वो वैल्यूज उसकी वही रहती हैं, बट वो जो कन्वर्टेड टेक्स्ट है वो रीड भी ह्यूमन कर सकता है, बट उसके समझ में कुछ नहीं आता. देयर विल बी नो सेंस ऑफ द रीड ऑफ द ह्यूमन. जो भी ह्यूमन उसको रीड कर रहा है उसके मतलब का कुछ नहीं रह जाता, बिकॉज वहां पे क्या है, कोई भी आपको एग्जैक्ट वो नहीं मिलता, उसको समझ में नहीं आता कि ये लिखा क्या है. तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज ए इंक्रिप्शन प्रोसीजर. एंड जो ये इंक्रिप्शन प्रोसीजर है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्रिप्टोग्राफी बोल रहे हैं. ठीक है, अब these encryption technique is used mostly for securing the maintaining the privacy of the data. ये जो टेक्निक है ये मोस्टली आपकी यूज करी जाती है किस लिए, अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए या फिर प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए. तो किसी भी सिस्टम की प्राइवेसी को मेंटेन करना हो या फिर उसके डेटा को सिक्योर करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना क्रिप्टोग्राफिक प्रोसीजर का यूज करते हैं. ठीक है, अब for this technique, user have a encryption algorithm and a key for a decryption. इस टेक्निक को यूज करने के लिए देखो होता क्या है कि यूजर के पास एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होती है, उस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की और डिक्रिप्शन उसको करने के लिए की का यूज करते हैं. यानी इस टेक्निक के अंदर कोई भी अगर आपको टेक्स्ट मिलता है तो उसमें इंक्रिप्टेड और डिक्रिप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक की का यूज करेंगे. यूजर विल ट्रांसमिट दैट इंक्रिप्टेड मैसेज. यूजर जो भी इंक्रिप्टेड मैसेज को ट्रांसमिट करता है, यूजर विल रिसीव इट, यूजर रिसीव करता है. नाउ द रिसीवर इज टू अंडरस्टैंड, ही नीड्स टू कन्वर्ट इनटू अ प्लेन टेक्स्ट ऑफ द साइफर. For that again needs to a key for the exact algorithm that for the decryption part. हम जो भी इंक्रिप्शन प्रोसीजर हमने यूज किया है उसका एग्जैक्ट हमें वही एल्गोरिदम चाहिए उसको डिक्रिप्ट करने के लिए. अगर यूजर जो है वो डिक्रिप्ट करना चाहता है और उसके पास उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम उसे नहीं पता कि कौन सी यूज करी गई है तो वो उस डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता. तो ये हमारे पास प्रोसीजर होता है इंक्रिप्शन के अंदर. अब टर्मोलॉजी जो इसके अंदर यूज करी जाती है वो समझ लो, जैसे कि प्लेन टेक्स्ट. प्लेन टेक्स्ट क्या है, अ टेक्स्ट व्हिच इज क्रिएटेड एंड रीडेबल बाय द इंडिविजुअल्स ओनली लाइक ए बी सी डी 1 2 3 4 या फिर आपके सिंबल्स, तो क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं. साइफर टेक्स्ट क्या है, इट इज अ साइफर टेक्स्ट व्हिच इज कन्वर्टेड बाय अप्लाइंग एन एल्गोरिथम ऑन द प्लेन टेक्स्ट. किसी भी प्लेन टेक्स्ट के ऊपर अगर आप किसी भी तरीके का इंक्रिप्शन प्रोसीजर यूज करते हो या कोई ऐसी एल्गो यूज करते हो जिससे वो कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका साइफर टेक्स्ट बोलेंगे. इंक्रिप्शन क्या है, इंक्रिप्शन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्लेन टेक्स्ट टू द साइफर टेक्स्ट. किसी भी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, दिस इज द प्रोसीजर बेसिकली कॉल्ड एज द इंक्रिप्शन प्रोसीजर. दूसरा होता है डिक्रिप्शन. व्हाट इज डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ साइफर टेक्स्ट टू द प्लेन टेक्स्ट. यानी किसी भी साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में वापस से रिवर्ट बैक करना, दिस इज अ प्रोसीजर बेसिकली कॉल्ड एज द डिक्रिप्शन प्रोसीजर. तो गाइस यहाँ पे अलग अलग प्रोसीजर है टर्मिनोलॉजीज में, जैसे प्लेन टेक्स्ट हो गया, साइफर टेक्स्ट हो गया, इंक्रिप्शन हो गया, डिक्रिप्शन हो गया. तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर है कि प्लेन टेक्स्ट क्या है, साइफर टेक्स्ट क्या है, इंक्रिप्शन क्या है और डिक्रिप्शन क्या है. तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इज अ प्रोसेस एंड अ प्लेन टेक्स्ट which जो हमें नॉर्मल रीडेबल टेक्स्ट है, एंड साइफर टेक्स्ट जो कन्वर्ट होके हमें मिला है किसके थ्रू, प्लेन टेक्स्ट के थ्रू. क्लियर. Yes. नाउ उसके बाद हमारे पास पार्ट आता है दैट इज साइफर्स. अब बात कर लेते हैं जो साइफर टेक्स्ट है इसमें साइफर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो साइफर है क्या, इन द क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेस साइफर आर दोज एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट व्हिच केम थ्रू द एल्गोरिथम प्रोसेस ऑफ एन्क्रिप्शन.
साइफर टेक्स्ट, साइफर एक इस टाइप का क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेस है जिसमें हम साइफर को क्रिएट करने के, साइफर्स का यूज करके कोई भी इंक्रिप्टेड टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करते हैं। अब इसमें करते क्या है, जैसे एग्जांपल ऑफ साइफर्स की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, लाइक सीजर साइफर, दिस इज द वेरी बेसिक साइफर टेक्निक जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कौन सी है, सीजर साइफर। तो सीजर साइफर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइफर व्हिच केम अक्रॉस with the technique of encrypting a plain text into the cipher text। एक बहुत पुरानी टेक्निक है गाइस सीजर साइफर, जिसका यूज किया जाता है किस लिए, अपने किसी भी टेक्स्ट को अपने प्लेन टेक्स्ट से एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सीजर साइफर वर्किंग, इसकी जो एल्गोरिथम है कैसे वर्क करती है, सीजर साइफर वर्क्स बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऑफ 3 कैरेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। किसी भी नंबर में अगर आप 3 कैरेक्टर को प्लस करते हो या माइनस करते हो तो उस वो ये बेसिक एल्गोरिथम है किसकी, सीजर साइफर। तो कौन सा साइफर कहलाएगा, सीजर साइफर कहलाएगा। दैट मींस इफ इन अ प्लेन टेक्स्ट आइदर देयर इज अ कैरेक्टर ऑफ ई, अगर प्लेन टेक्स्ट में कैरेक्टर है ई तो उसकी आइदर इट विल बी ट्रांसमिटेड टू बी, तो क्या होगा, ट्रांसलेट बी में होगा, यानी ई रिप्लेस टू बी हो जाएगा। एंड इफ कैरेक्टर इज ए दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू एक्स, तो ए अगर जा रहा है लेटर तो वो किस में चला जाएगा, एक्स में। अभी समझाऊंगा ये कैसे करना है, ठीक है। For this cipher algorithm is having some mathematical equation, there is no rocket science guys, there is a very simple technique of the mathematical equation जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, which describe the functionality of the cryptographic process, जो cryptographic process को डिफाइन करती है। अब कैसे यूज करोगे, लेट्स सी। की जो है वो हमने सीजर साइफर के लिए ली है, दैट इज ए बी सी डी ई एफ, लाइक 26 कैरेक्टर्स ऑफ द अल्फाबेटिक इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। इसमें इंक्रिप्शन एल्गो है क्या, अब इंक्रिप्शन एल्गो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एल्गो यूज हुई है दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 कैरेक्टर ऑफ नंबर। यहाँ पे हमने 3 कैरेक्टर्स ऑफ प्लेस को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो मेरे पास जो प्लेन टेक्स्ट था दैट इज लाइक रचित, दैट इज माय नेम, तो मैंने अपना नेम यहाँ पे लिया है, और जो साइफर टेक्स्ट हुआ है वो ये हुआ है। कैसे हुआ है, लेट्स सी। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए को ट्रांसफर, आर को ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो आर को ट्रांसफर करने के लिए नाउ चेक करो की के अंदर आर कहाँ पे आ रहा है, आर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हुआ, आर गया, क्यू गया, पी गया, बचा क्या ओ, तो आर की रिप्लेसमेंट हो जाएगी ओ। अब ए मुझे ट्रांसफर करना है तो ए को माइनस करो, जेड को करो, वाई को करो, बचा क्या, एक्स, तो क्या हो जाएगी वैल्यू ए की एक्स। सी, सी के लिए सी जेड, सी बी ए, तो बचा क्या जेड, तो सी की जगह पे क्या जाएगा जेड। एच, एच गया, जी गया, एफ गया, बचा क्या ई, तो अब क्या उसकी जगह पे ट्रांसफर होगा ई। आई, आई की जगह पे क्या होगा, आई एच जी, बचा क्या एफ, तो उसकी जगह पे जाएगा एफ। टी, टी के लिए टी जाएगा, एस जाएगा, आर जाएगा, बचा क्या क्यू, तो वहां पे क्या ट्रांसफर होगा क्यू, ठीक है। सो ये इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं जो यहाँ पे यूज करी जाती हैं आपके साइफर टेक्स्ट के अंदर। तो अब इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को, ये क्या था, इंक्रिप्शन प्रोसीजर था किसका, सीजर साइफर का। अब जब हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे तो डिक्रिप्ट करने के लिए हमें एग्जैक्टली इसका क्या करना पड़ेगा, अपोजिट एल्गोरिदम यूज करनी पड़ेगी। तो अभी हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन किया था 3 कैरेक्टर्स का, अब हम क्या करेंगे, एडिंग करेंगे 3 कैरेक्टर ऑफ नंबर्स का, ठीक है। तो कैसे करना है, लेट्स सी। सेम हमारे पास की है, जैसे कि हमारे पास हो गया ओ, तो ये साइफर टेक्स्ट है, इसे कन्वर्ट किया प्लेन टेक्स्ट में, तो ओ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर इसमें 3 प्लस करो, तो यानी 1 2 3, क्या मिला हमें, आर, आर आ गया। एक्स, एक्स की जगह पे वाई जेड ए, हमें क्या मिला ए, ए आ गया। जेड की प्लेस पे जेड ए बी सी, है ना, जेड यहाँ था तो उसके बाद वाला क्या आएगा ए बी सी, तो ए बी सी में हमें क्या मिल गया सी, ठीक। ई की प्लेस पे एफ जी एच, तो हमें क्या मिल गया एच। अब एफ की प्लेस पे क्या होगा जी एच आई, तो हमें क्या मिल गया आई। एंड क्यू की प्लेस पे क्या होगा आर एस टी, तो मिल गया हमें टी। सो दिस इज द डिक्रिप्शन एल्गोरिथम जो हमने यहाँ पे यूज करी है सीजर साइफर की। So I hope so ये आपको क्लियर हो गया होगा कि that is very simple procedure of cipher of Caesar, जिससे हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली अपने कन्वर्ट कर रहे हैं अपने प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्टेड में और इंक्रिप्टेड टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में। इसी तरीके के अलग अलग और भी टाइप के साइफर्स होते हैं आपके पास। लेट्स टॉक अबाउट द फर्दर एग्जांपल ऑफ द
साइफर दैट इज अ हिल क्लाइंब एंड अ प्लेफेयर साइफर। तो कुछ और साइफर्स हैं जैसे हिल क्लाइंब साइफर हो गया, प्लेफेयर साइफर हो गया। तो ये किस तरीके से काम करते हैं, लेट्स सी। इसमें से एक दो देख लेते हैं कैसे चलते हैं आपके हिल क्लाइंब और सीजर साइफर। हिल क्लाइंब साइफर क्या होता है, सबसे पहले हिल क्लाइंब साइफर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो हिल क्लाइंब साइफर इज अ पॉलीग्राफ सब्स्टिट्यूशन based cipher based on a linear algebra, each letter represented on a modulo 26। तो अगर आपने मैथमेटिकल इक्वेशन में मैट्रिक्स फॉर्मेट को पढ़ रखा है तो आपको ये वाला साइफर जो है बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसमें क्या है, मॉडुलो 26 यूज करते हैं एंड ऑफन और सिंपल स्कीमा जिसमें हम जो इंडेक्सिंग करते हैं इनकी वो a is equal to 0। लाइक हमारे पास टोटल नंबर्स होते हैं 26 कैरेक्टर्स, राइट। उन 26 कैरेक्टर्स को हम जो असाइन करते हैं वो 0 to 25 नंबर्स में असाइन करते हैं। तो जो इनकी वैल्यूज है वो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो 0 से अगर स्टार्ट होंगी तो a is equal to 0 हो जाएगा, b is equal to 1 हो जाएगा एंड c is equal to 2 हो जाएगा। जबकि c एग्जैक्टली तीसरे नंबर पे आता है, बट इंडेक्सिंग के तरीके से देखें मॉडलों में तो वो आता है आपके दूसरे नंबर पर, है ना। फिर z जो है वो आपका 26 पे आता है और 25 पे हो जाएगा बिकॉज स्टार्टिंग कहां से, 0 से। तो आपको करना क्या है कि सबकी इंडेक्सिंग कर लेनी है। इज यूज्ड बट दिस इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ दिस साइफर। ये इसका मेन फीचर नहीं है। मेन फीचर जो है इसका वो क्या है कि नंबर ऑफ, सबसे पहले पता करो मैट्रिक्स बनाना। मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स बनेगी वो n by n की मैट्रिक्स बनती है। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि n लेटर्स कितने हैं। तो n लेटर कौन से हैं, जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट के अंदर जितने कैरेक्टर होंगे वो उसके क्या होंगे, नंबर्स होंगे। जैसे कि हमारे पास ये प्लेन टेक्स्ट है जिसमें क्या है, एक्ट, ACT। तो एक्ट जो है वो एक्ट एग्जैक्टली में प्लेन टेक्स्ट है और प्लेन टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर है, 3। तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 3। तो मैट्रिक्स कितने बाय कितने की बनेगी, 3 बाय 3 की, यानी कि मैट्रिक्स बनेगी 9 की, है ना, 3 into 3 9 की। अब इसको हम बनाएंगे मॉडुलो 26 के ऊपर। तो लेट्स सी, हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था एक्ट जिसकी की थी ये, सेंड करेंगे। जब की के अंदर देख लो टोटल 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल कितने 9 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। फिर साइफर टेक्स्ट में जो हमें कन्वर्ट होके मिला वो मिला POH, ठीक है। कैसे मिला, लेट्स सी। तो सबसे पहले हमने n की वैल्यू देखी, तो n की वैल्यू मुझे मिली 3, बढ़िया। की जो थी, की को रिप्रेजेंट कर दो इन मॉडुलो 26 फॉर्मेट में। हाउ, जैसे कि g, अगर हम g का एग्जैक्टली देखें तो g हमारा जो है ABCDEFG 7th नंबर पे आता है, बट इंडेक्सिंग अगर होगी तो 0 से होगी तो उस केस में आ जाएगा g 6th नंबर पे। y जो है वो 25 पे आता है बट 24 पे हो जाएगा। b जो है वो 2 पे आता है बट 1 पे हो जाएगा। n जो है वो 14 पे आता है 13 पे हो जाएगा। प्लस Q जो है वो आपका किस पे आता है, 17 पे आता है बट वो 16 पे हो जाएगा। वैसे K जो है वो आपका 10 पे हो जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ 11, तो उसको हम क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। एंड सेम U 20 एंड R 17 एंड P 15। तो ये सारे क्या है कि जो भी हम यहाँ पे यूज करते हैं अपने, जो हमें की दे रखी होगी उस की को हम एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद जो एक्ट था, जो आपका प्लेन टेक्स्ट था, उसको भी हम इंडेक्सिंग कर देंगे, ठीक है। तो a इक्वल टू 0 हो गया, c इक्वल टू 2 हो गया और t इक्वल टू 19 हो गया, ठीक। अब दोनों मैट्रिक्स की कुछ नहीं करना है, इनटू कराना है नॉर्मली। तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराओ, ये मिलेगा, उसका मॉड 26 निकालो तो आपको ये मिल जाएगी वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली POH की वैल्यू है। तो P अगर हम इंडेक्सिंग देखें तो 15 नंबर पे आएगा। वैसे इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो O जो है 14 पे आएगा एंड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग H जो है वो आपका 7 नंबर पे आएगा। तो POH मिल गया मुझे, दिस इज माय साइफर टेक्स्ट टेक्निक, ठीक है। तो ये क्या थी हमारे पास, जो हमने हिल क्लाइंब साइफर यूज किया उसकी टेक्निक थी कि किस तरीके करते हैं। अब इंक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन भी तो करना पड़ेगा।
तो डिक्रिप्शन में क्या करना है, जस्ट सिंपल एक चीज करनी है आपको, इन्वर्स कर देनी है मैट्रिक्स को। कौन सी मैट्रिक्स को? जो आपकी पर्टिकुलर उसकी मैट्रिक्स है, की वाली। तो की वाली मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे। तो आपने इन्वर्स फंक्शन आई होप सो पढ़ा हो मैथमेटिक्स में, है ना? तो आपको याद होगा इन्वर्स क्या काम करता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मली जो आपकी वैल्यू थी उसके साथ उसको इन्वर्स कर दिया। तो इन्वर्स करते ही मुझे जो वैल्यू मिली वो ये मिली, इंडेक्सिंग ऑफ मॉडुलो 26 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इंडेक्स इन्वर्स करने के बाद आपका जो पीओएच है उसे हमने कन्वर्ट किया किसमें, अपना नॉर्मली वही मैट्रिक्स फॉर्मेट पे, और उसके साथ इनटू करा दिया। अब इनटू कराने के बाद हमें ये मिली वैल्यू, जिसको हमने मॉड 26 पे दोबारा से कन्वर्ट किया। तो मुझे जब मैंने इसको 260 को डिवाइड किया 626 से, तो मुझे मिला क्या, 0 यहाँ पे, है ना? फिर उसके बाद मैंने इसको डिवाइड किया तो ये मुझे 2 मिला, फिर इसको डिवाइड किया तो मुझे ये मिला। तो उससे क्या मुझे वैल्यू मिल गई 0 to 19। तो 0 to 19 जो है वो आपकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, आपके पीओ एसीटी की, है ना? तो एसीटी इंडेक्सिंग करी तो मुझे मिल गया एसीटी। अब अगर यही कोड आपको रन करा के देखना है तो आप यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस दे रखे हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड सी है। अलग अलग लैंग्वेजेस दे रखे हैं, आप इन लैंग्वेज में से कोई सी चाहो तो वो लैंग्वेज का कोड उठा के कॉपी कर लो। अदरवाइज यू जस्ट रन दिस कोड बाय द लॉगिन। तो आप इसको रन करना चाहते हो रन टाइम पे, तो आप पहले लॉगिन करो, देन ही उसके बाद वो क्या करेगा, आपको वहां से रीड आउट निकाल के देगा। ठीक है, नाउ तो आई होप सो कि आपको हिल क्लाइंब साइफर समझ में आया होगा कि किस तरीके से करते हैं हिल क्लाइंब साइफर को, है ना? अब हमारे पास जो दूसरा साइफर है, देखो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको मल्टीपल, अच्छा ये एल्गोरिथम की नीड क्यों है, क्योंकि ये तो बड़ा छोटा सा टेक्स्ट था एक्ट। अब पूरा पूरा पैराग्राफ है या किसी टाइप का कोई एक सेंटेंस है, अगर आपको उसको करना है तो क्या आप एल्गोरिथम कॉपी पेस्ट करके वैसे सॉल्व करोगे? तब तो मैट्रिक्स बहुत बड़ी बन जाएगी, सॉल्व करते करते थक जाओगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसका कोड्स का यूज करते हैं, क्योंकि कोई डेवलपर ने बना के दे रखे हैं। अलग अलग लैंग्वेज में कोड है, लाइक सी प्लस प्लस में, जावा में, सी शार्प में है, या फिर पाइथन में है, पाइथन 3 में, है ना? तो अलग अलग कोड है, आप इन कोड को यूज करो, रिजल्ट आपको मिलेगा, देन एनालाइज द रिजल्ट, और वहां से आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मिल जाएंगी, यानी इंक्रिप्टेड हो जाएगा और डिक्रिप्ट भी हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के और भी साइफर्स दिखेंगे रिकमेंडेड पोस्ट में, है ना? तो आपको यहाँ से साइफर्स पढ़ने, एटलीस्ट यू कैन लर्न 5 साइफर्स, कम से कम 5 सीखे साइफर तो आपको पता ही होनी चाहिए, मिनिमम 5। अदरवाइज अगर आप थोड़े बहुत मिनिमम में रहना चाहते हो बट बेटर कंडीशन में, तो कम से कम 10 साइफर्स अच्छे से पढ़ लो, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से साइफर्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक और साइफर है, दैट इज प्ले फेयर साइफर। तो मैं एक और साइफर आपको समझाऊंगा, प्ले फेयर वाला। तो प्ले फेयर साइफर है क्या? द प्ले फेयर साइफर वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल डायग्राफ। ये आपका डायग्राफ बेस्ड सिचुएशन के सब्स्टिट्यूशन साइफर बोला जाता है, जो कि आपको डिजाइन किया गया था किनके लिए? ऐसे प्लेसेस के लिए जहां पे कंप्यूटर फैसिलिटी नहीं है, या फिर जिनको मैथमेटिकल इक्वेशन ज्यादा नहीं आती हैं, तो उनके लिए क्या किया गया, अपना प्ले फेयर साइफर को लॉन्च किया गया। अब ये साइफर सबसे पहले इन्वेंटेड हुआ था 1854 में, तब तो कंप्यूटर भी नहीं था हमारे पास, है ना? 1854 में किसने किया था? हमारे चार्ल्स व्हीटस्टोन ने बनाया था। बट इस साइफर का नेम जो पड़ा वो पड़ा लॉर्ड फेयर साइफर, बिकॉज क्योंकि जो लॉर्ड फेयर था उसने उसको प्रमोट किया था इस साइफर को सबसे ज्यादा, तो जिसने प्रमोट किया उसका नाम पे पड़ गया प्ले फेयर साइफर, जबकि एग्जैक्टली बनाया किसने? चार्ल्स व्हीटस्टोन ने बनाया था। In Playfair cycle, unlike traditional cipher, we encrypt a pair of alphabets. यहाँ पे पेयर चलते हैं डायग्राफ इंस्टेड ऑफ अ सिंगल अल्फाबेट। हम सिंगल अल्फाबेट लेने की जगह हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेयरिंग अल्फाबेट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो पेयरिंग अल्फाबेट्स है तो यानी कि बेटर है, आप उसको यूज कर सकते हो और अपना जो भी डेटा है उसे इंक्रिप्ट कर सकते हो। सो इस साइफर का यूज सबसे पहले हुआ था ब्रिटिश फोर्सेस के थ्रू सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंड इन वर्ल्ड वॉर में, पहले में भी हुआ है और दूसरे में भी हुआ है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियंस ने भी इसका यूज किया था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑस्ट्रेलियन ने भी इसका यूज किया था। तो आई होप सो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि साइफर
कितना इंपॉर्टेंट है। दिस वॉज बिकॉज प्लेफेयर इज रीजनेबली फास्ट टू यूज एंड रिक्वायर नो स्पेशल इक्विपमेंट। मतलब अब कोई भी इक्विपमेंट इसके लिए एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। अब आपको सोचो, अगर एक पर्टिकुलर कोई एक पर्सन है, लाइक जो आपके सोल्जर्स होते हैं, वो उनको अगर कहा जाए इंक्रिप्टेड टेक्स्ट दिया गया कि उसके अंदर उनका पूरा कोड है, आज का कोड इन द सेंस आपका उनका पूरा क्या बोलते हैं, लिस्ट है कि उन्हें क्या क्या काम करने हैं, ठीक है। तो उस लिस्ट को रीड करने से पहले ही अगर वो क्या करें, अपने साइफर नॉर्मली उसे उड़ाते घूम रहे हो, है ना, नहीं बना रहे हो उसकी, तो उस केस में प्लेफर साइफर का आप यूज कर सकते हो, खेल खेल में सारा काम आपका करके दे देगा। तो उस केस में दो फायदे होते हैं कि आपका सीखने को मिल रहा है, और दूसरा फायदा है कि जिससे सीखना ही नहीं है तो उसका तो कुछ कह ही नहीं जा सकता। हेलो, तो सीजर इसमें है क्या आपका प्लेफेयर साइफर में, ये वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूज किया गया था, 1 में भी यूज किया था, ठीक है। इसमें ग्राफिकल टेक्निक का हम यूज करते हैं, डायग्राफ का। तो यहाँ पे जैसे की है दैट इज मोनारिची, ठीक है, की इज माई मोनारिची एंड द प्लेन टेक्स्ट दैट इज इंस्ट्रूमेंट। तो आपको करना क्या है इसमें, आपको मैट्रिक्स बनानी है 5x5 की। तो टोटल हमारे पास कैरेक्टर कितने हैं होते हैं अल्फाबेट्स में 26, बट मैट्रिक्स बनेगी 5x5। तो 5x5 की मैट्रिक्स में टोटल 25 भी डाल सकते हो, एक रह जाएगा। तो उस केस में अगर की के अंदर या प्लेन टेक्स्ट के अंदर जे आ रहा है, जे, तो उस जे को रिप्लेस कर दिया जाता है आई के साथ। हम जे को हटा देंगे बीच में से, तो जे हट जाएगा तो 5x5 का यानी 25 कैरेक्टर्स की मैट्रिक्स बन जाएगी। उसके बाद जो आपका प्लेन टेक्स्ट है उसे आप पेयर में, दो दो के पेयर में क्या करो, डिवाइड करो। तो अगर मैं इस प्लेन टेक्स्ट को दो दो के पेयर में डिवाइड करूं, जैसे आई एन इज ए वन पेयर, एच टी इज ए वन पेयर, आर यू इज ए वन पेयर, एम ई इज ए वन पेयर, एन टी इज ए वन पेयर, एस एस बच गया अलग जो कि ऑड लग रहा है, इवन नहीं है बिकॉज पेयर नहीं बना। तो अगर कोई भी ऐसा कैरेक्टर है जो कि इवन ऑड रह जाता है, इवन नहीं बनता, उस केस में हम उसे इवन बनाते हैं। कैसे, जो भी कैरेक्टर है जो रह गया है उसके बाद में z को ऐड कर दो। क्या करो, z को ऐड कर दो, तो एस जेड हो जाएगा, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, ये मैट्रिक्स ऐसे बनानी है, जे को रिप्लेस करना है आई के साथ, है ना। फिर मोनार्ची हमने लिखा, और पूरे उसमें क्या क्या एक एक लेटर किया, 5x5 की मैट्रिक्स बनाई, जैसे MONARCHI मोनार्ची लिख दिया। नाउ उसके बाद हम करेंगे क्या, जो जो यूज हो गए उनको छोड़ के बाकी सबको इसके अंदर डाल दो, ठीक है। तो ए यूज हो गया तो बी, सी यूज हो गया तो डी, ई एफ जी एच यूज हो गया, आई, जे यूज नहीं करना, के, एल, एम एन ओ पी, क्यू, आर, एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स, वाई एंड जेड। तो आ गए मेरे पास पूरी मैट्रिक्स। अब जब मैट्रिक्स आ गई तो इस मैट्रिक्स में करना क्या है, दूसरा आपको कहता है कि पहले तो आप इसके स्प्लिट कर लो इसको, ठीक है। तो दो दो के पार्ट में क्या किया गया, स्प्लिट कर लिया पूरा, ठीक है, और एस के साथ जेड लगा दिया। अब रूल कहते हैं, तीन तरीके के रूल हैं, अगर दोनों लेटर जो है, दोनों कैरेक्टर जो है वो आपके सेम कॉलम के अंदर आते हैं, इसमें आते हैं सेम कॉलम में, तो सेम अगर कॉलम में आएंगे तो एम रिप्लेस, तो उसके नीचे वाला बिलो वाला हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो एम के नीचे सी है तो एम रिप्लेस टू सी हो जाएगा, एंड ई रिप्लेस टू एल हो जाएगा। नहीं, बिलो डिजिट को हम क्या करेंगे, बिलो प्लेस कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, उसको असाइन कर देंगे एग्जैक्ट वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एम सी ई एल, मतलब एम का सी हो गया और ई का एल हो गया, ठीक। दूसरा रूल कहता है आपको इसी के अंदर कि अगर दोनों सेम रो के अंदर आ रहे हैं, पहले कहता है सेम कॉलम सेम रो के अंदर आ रहे हैं, अगर सेम रो में है तो इंक्रिप्शन प्रोसीजर में हम उसके राइट हैंड साइड वाले सिलेक्ट करते हैं। तो लेट अस सपोज जैसे कि एच टी आ रहा है, ठीक है, तो एच टी में होगा क्या कि एच टी में एस का हो जाएगा टी एंड टी का हो जाएगा एल, तो एस का हो गया टी एंड टी का हो गया एल, ठीक है। नेक्स्ट होता है इफ नाइदर ऑफ द अबव रूल सेट इज ट्रू, अगर दोनों में से ना ही रो के अंदर है ना ही कॉलम में है, एग्जैक्टली दोनों अलग, लेट्स सी क्यों है, ठीक है। अब इसमें बना क्या, एन, देखो एन रेक्टेंगल बनाओगे तो एन आर टी बन रहा है, तो एन आर टी में जो हमारे पास एन है उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा आर, ठीक।
दूसरा टी से क्यू, तो टी क्यू एन हो जाएगा, तो उस केस में हमारा जो रेक्टेंगल की वैल्यू आ रही है वो क्यू आ रही है, तो टी रिप्लेस टू क्यू। सो इसी तरीके से आप बाकी सारे बना सकते हो। दीज आर ऑल द ग्राफ जो हमने यहाँ पे देख रखा है बनाना कैसे बनाना है ना। नाउ नेक्स्ट उसके बाद इसका कोड दे रखा है। अब अगर आपके पास बड़ा कोड, आपके बड़ा स्ट्रिंग है, आप उसको करना चाहते हो तो आप इस कोड के अंदर डालो, रन कराओ, ये आपको एग्जैक्टली वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट होता है आपके पास इसी में इसका डिक्रिप्शन कैसे करना है। नाउ लेट्स सी डिक्रिप्शन टेक्निक। डिक्रिप्शन टेक्निक में हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी हमारे पास साइफर टेक्स्ट आया है उसको सेम एज इट इज पिछले वाली की तरह 5x5 मैट्रिक्स में विद की के साथ पुट कर देगा, तो विद की के साथ डाल दिया। अब अगर दोनों चीजें सेम कॉलम में हैं तो उसका हमने क्या किया था, बिलो वाला ले रहे हैं, इसका हम अप वाला लेंगे। तो जैसे कि वही है आपको C रिप्लेस टू M हो जाएगा अप वाला, एंड L रिप्लेस टू E हो जाएगा सेम कॉलम में। अगर सेम रो में है तो उसका हमने राइट हैंड साइड लिया था, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो T रिप्लेस टू S हो जाएगा और S रिप्लेस टू सॉरी और L रिप्लेस टू T हो जाएगा। ठीक है ना। अगर दोनों ट्रू नहीं है तो पिछली बार जो हमने रेक्टेंगल बनाया था उसके अपोजिट रेक्टेंगल बनाओ। तो पिछला रेक्टेंगल बनाता है क्यू करके, ठीक है, तो आर एन क्यू के अंदर हमें मिल रहा है क्यू एन, तो एन हो गया उसकी वैल्यू आर की, एंड दूसरे वाले के लिए हमें मिल रहा है क्यू टी आर, तो क्यू हो गया टी की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबके बना लोगे। इससे डिक्रिप्शन प्रोसीजर जो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। नाउ उसके बाद आपको इस कोड को अगर रन कराना है तो जस्ट कॉपी दिस कोड एंड रन दिस कोड इनटू योर टर्मिनल। एज वेल एज आप इसके लिए इसको यहाँ पे भी रन करा सकते हो, जस्ट आपको इस ग्रीक फॉर गेट पे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करो एंड उसके बाद आप इस फंक्शनैलिटी का यूज कर पाओगे, यहीं पे कोड लिख सकते हो तुरंत और चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये साइफर्स थे गाइस जो हमने यहाँ पे कवर किए। अब इसके अलावा बहुत सारे साइफर्स हैं, तो आई जस्ट सजेस्ट यू कि एटलीस्ट यू कैन लर्न 5 साइफर्स, तो 5 से के साइफर अच्छे से पढ़ो जिनको आप यूज कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है साइफर्स के बाद वो क्या है, when we talk about the algorithm of the encryption algorithm, these are the types of standard or modulation on which the encryption is going on, like AES and advanced encryption standard, or the DES that is data encryption standard, or RSA that is reverse shared and domain etc etc। तो ये अलग अलग encryption standard जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला AES इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, जो कि क्या करता है आपके कंप्लीट डेटा को एज एन्क्रिप्टेड डेटा टेक्स्ट में फॉर्मेट में सेंड करता है, नॉट इन टेक्स्ट, यानी कि एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट फॉर्मेट में सेंड करता है वो द कम्युनिकेशन चैनल। सो एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो आप देखते हो व्हाट्सएप वगैरह पे, वो आपका AES इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का यूज करके डिजाइन की जाती है। अब हमने ऊपर बात करी थी कि हमें कीज की जरूरत होती है किसके लिए, इसको डिक्रिप्ट या इंक्रिप्ट करने के लिए, है ना। हर जगह की आ रही थी, तो जैसे वहां पे भी की हमें मिल रही थी कि यहाँ पे क्या हो रही है, यूज की हो रही है। तो ये जो की है ना, एग्जैक्टली ये की है क्या, पहली चीज ये समझो। हम की जो है वो कितने टाइप की होती है आपको ये पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो कीज होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। पहले वाली की को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक की, यानी कि पब्लिक की। अच्छा, की है क्या, a cryptographic key is that bit used of data which are used by the cryptographic algorithm for converting plain text into the cipher text or vice versa। किसी plain text को cipher text में convert करना या उसको reverse करना, this is the procedure basically included in a key system। ठीक है, so there is a mainly of two types of cryptographic key। सबसे पहला होता है asymmetric key, जिसे हम public key cryptography बोलते हैं, जिसमें asymmetric key encryption algorithm called as a public key algorithm use two different keys but related key for encryption and decryption and is possible provided by the web server। तो पहले सिमेट्रिक देख लो। सिमेट्रिक क्या है, प्राइवेट की, जिसमें क्या करते हैं, सिमेट्रिक की encryption algorithm use a single symmetric key for both encryption decryption and is privately kept। यहाँ पे होता क्या है कि हम की के अंदर जो प्रोसीजर यूज करते हैं, जैसे सिमेट्रिक की है क्या, एक जैसे कोई ताला है, उस ताले को जिस चाबी से लॉक किया गया है अगर वो उसी चाबी से खुलता है तो उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक की एल्गोरिथम।
ठीक है, कौन सा बोलेंगे, सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। बट अगर कोई ऐसी ताला है जिसको लॉक करने के लिए हमें दो टाइप की कीज की जरूरत होती है, एक तो आपकी पब्लिक की और दूसरे आपकी प्राइवेट की, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं किस टाइप की क्या बोलते हैं उससे, असिमेट्रिक की एल्गोरिथम। लाइक जैसे आप बैंक में जाके लॉकर परचेज करो, लॉकर में दो कीज होती है, एक मास्टर की होती है और एक आपकी प्राइवेट की होती है जो आपके पास होती है। तो अगर जब तक आप उस मास्टर की यानी कि पब्लिक की, जिसको मास्टर को क्या बोल रहे हैं, पब्लिक की बोल रहे हैं, जब तक आप उस पब्लिक की को उस प्राइवेट की के साथ यूज नहीं करोगे तब तक आप उस लॉकर को ओपन नहीं कर सकते। तो दिस इज द सेम थिंग जो यहाँ पे आपकी क्या करी जाती है, यूज करी जाती है। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटी सी वीडियो, सो लेट्स सी अ वीडियो सो वी विल इजीली अंडरस्टैंड कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कीज में बेसिकली किस टाइप का डिफरेंस है। Encryption is the process of taking a message and scrambling its contents so that only certain people can look at your message. There are two types of encryption, symmetric and asymmetric encryption. Let's first take a look at symmetric encryption to understand why asymmetric encryption was created. To do that, let me introduce you to Alice and Bob. Alice has a sensitive document that she wants to share with Bob. She uses an encryption program to protect her document with a password or passphrase that she chooses. She then sends the encrypted document to Bob. However, Bob cannot open this message because he doesn't know the passphrase that Alice used to encrypt the document. In other words, he doesn't have the key to open the lock. Now comes a real problem. How does Alice share this passphrase securely with Bob? Sending it through email is risky because others might find the passphrase and use it to decrypt any messages between Alice and Bob. This is exactly the kind of problem that asymmetric encryption intends to solve. It is comparable to a mailbox on the street. The mailbox is exposed to anyone who knows its location. We can say that the location of the mailbox is completely public. Anyone who knows the address can go to the mailbox and drop in a letter. However, only the owner of the mailbox has a key to open it up and read the messages. So let's now go back to technical details. When using asymmetric encryption, both Alice and Bob have to generate a key pair on their computers. A popular and secure way for doing this is by using the RSA algorithm. This algorithm will generate a public and private key that are mathematically linked to each other. Public keys can be used to encrypt data, and only the matching private key can be used to decrypt it. Even though the keys are linked together, they cannot be derived from each other. In other words, if you know someone's public key, you cannot derive his private key. If we retake our mailbox example, then the mailbox's address would be the public key, something that everyone is allowed to know. The owner of the mailbox is the only one who has the private key, and that is needed to open up the mailbox. Let's now take a look at how Alice and Bob can use asymmetric encryption to communicate securely with each other. They start by exchanging their public keys. Bob gives his public key to Alice, and Alice gives her public key to Bob. Now Alice can send her sensitive document again. She takes the document and encrypts it with Bob's public key. She then sends the file to Bob, who uses his private key to unlock the document and read it. Because they use asymmetric encryption, only Bob is able to decrypt the message. Not even Alice can decrypt it because she doesn't have Bob's private key. The strength and security of the asymmetric encryption now relies on Alice and Bob to keep their private keys well protected. If an attacker steals Alice's private key,
It can be used to decrypt all messages that are intended for Alice. However, the attacker cannot decrypt messages that were sent by Alice because that requires Bob's private key. Asymmetric encryption is used in a lot of places where security really matters. You might not be aware of it, but every time you visit a secure website via HTTPS, you're actually using asymmetric encryption. It's also being used to securely send emails with the PGP protocol. And one last example, Bitcoin also uses asymmetric encryption to make sure that only the owner of a money wallet can withdraw or transfer money from it. So now you know how asymmetric encryption works and what the differences are between asymmetric and symmetric encryption. If you like this video, consider supporting me by sharing it and subscribing to my YouTube channel. समझ में आया गाइस? इंक्रिप्शन है, एन्क्रिप्शन, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक क्या है? यस सो आई होप आपको इंक्रिप्शन में दोनों टाइप की की समझ में आई होगी कि पब्लिक की क्या होती है, प्राइवेट की क्या होती है, यानी असिमेट्रिक एल्गोरिथम क्या है और सिमेट्रिक की एल्गोरिथम क्या है, राइट? यहाँ पे एक और मैंने एल्गोरिथम प्रोसेस बता रखी है, दैट इज द आरएसए इंक्रिप्शन एल्गोरिथम प्रोसीजर। तो इसकी एक वीडियो शेयर कर रखी है, यू कैन सी दिस वीडियो, आप इसको आराम से देखना बैठ के, बिकॉज इट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन प्रोसीजर वीडियो, तो आप आराम से देखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे हो रहा है। तो ये मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है दैट इज स्टैग्नोग्राफी। नाउ स्टैग्नोग्राफी आपने पहले भी सुना होगा, स्टैग्नोग्राफी इज बेसिकली अ टेक्निक to hide any type of data behind any type of file, that is just like image, audio, video and something else also. So स्टैग्नोग्राफी पहले भी एंशिएंट टाइम में भी लोग यूज करते थे। किस टाइप की होती थी? लाइक जैसे ग्रीक में क्या होता था कि अगर उन्हें कोई भी डेटा हाइड करना है तो उसके लिए सिंबल्स का या पिक्चर्स का यूज करते थे। वही प्रोसीजर है यहाँ पर स्टैग्नोग्राफी में भी, कि हम क्या कर रहे हैं, डेटा हाइड कर रहे हैं। हम यहाँ पे हम सिंबल्स तो यूज नहीं कर रहे स्टिल, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा को हाइड कर रहे हैं किसी इमेज के पीछे या किसी भी टाइप की फाइल के पीछे। दैट विल बी अ टाइप ऑफ फाइल लाइक ऑडियो, वीडियो, समथिंग, किसी भी टाइप की फाइल हो सकती है, ठीक है? तो उसके पीछे अगर मुझे हाइड करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा उसमें, like steganography is a process in which we basically hide a data inside a data. This is the process in which the data is hidden into a plain sight or an image, audio or a video file. This process can also be used along with the cryptography as an extra secure method in which to protect the data. हम क्रिप्टोग्राफी में इस प्रोसीजर का यूज करते हैं जहां तक अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए, जिसमें one of the most and famous and simplest technique use of the steganography is the least significant bit technique, also known as the LSB. तो इसमें जो टेक्निक यूज करी जाती है वो LSB टेक्निक यूज करी जाती है, इसको क्या करने के लिए, एन्क्रिप्ट करने के लिए, ठीक है? सो करना क्या है आपको, इट इज वेरी सिंपल कमांड। सबसे पहले मुझे इसके लिए एक इमेज चाहिए, तो मैं एक इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे गया, मैंने नॉर्मली लिख दिया किसी भी टाइप के, आप इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ पे पांडा लिख दिया, जस्ट गो टू द इमेज सेक्शन एंड सिलेक्ट द पांडा इमेज। तो लेट्स सी वेयर इज द पांडा इमेज, नाउ लुक एट हियर। एक इमेज है यहाँ पे पांडा की, तो मैं इसको राइट क्लिक करके सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे बनाना है एंड इसका नाम दे रहे हैं panda.jpg, ठीक है? एंटर किया, मेरी इमेज सेव हो गई। नाउ कम टू द डेस्कटॉप, ये आ गई मेरे पास इमेज panda.jpg। Just right click on the image, right click on the desktop and create a new file, that is txt file। तो मैंने यहाँ पे एक txt फाइल बनाई है जिसका नाम दिया है file.txt, ठीक है? इस फाइल के अंदर हम कोई मैसेज लिख देते हैं, लाइक इसको ओपन कर लो एंड इसके अंदर मैसेज लिख दो, हेलो पांडा या एनीथिंग यू वांट, जो भी आप चाहो, आई एम योर फ्रेंड, ठीक है? और इसको कर दिया मैंने सेव करके हटा देते हैं। नाउ मेरे पास दो हैं, अब इसको करना कैसे है, देखो CMD आपको ओपन करना है नॉर्मली अपना। CMD में आपको करना क्या है, यहाँ पर यूज करना है कमांड। सबसे पहले डेस्कटॉप पे आ जाओ, CD डेस्कटॉप, एंटर। नाउ यूज करोगे कॉपी स्पेस /B, कॉपी करो एंड बाइंड करो डेटा। किसका डेटा,
हमेशा डेटा राइट टू लेफ्ट बाइंड होता है, ये याद रखना। तो panda.jpg प्लस file.txt, तो जब भी डेटा बाइंड होगा तो राइट हैंड साइड की फाइल का डेटा लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा। तो file.txt का डेटा उठेगा, बाइंड में चला जाएगा, पांडा में चला जाएगा। स्पेस न्यू फाइल का नाम दे देता हूं, मैंने दिया क्यूट panda.jpg एंड प्रेस कर दिया एंटर। फाइल कॉपी हुई, यहाँ पे एक फाइल बन के रेडी हो गई, दैट इज क्यूट पांडा। ठीक है, इसको क्लोज कर दो, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। नाउ लेट्स ओपन, पहले वाली हम फाइल को ओपन करते हैं panda.jpg को नॉर्मली। लेट्स सी द रिजल्ट। So now look at here, this image and this image. Is similar. There is no difference between both of these images, है ना, कुछ भी difference नहीं है। Even a color combinations are also same, right? So add क्या हुआ और कहाँ पे हुआ? Okay. So अगर आप size देखोगे इसका, तो इसका size जो है वो आपका approximately 24.6 KB का है, एंड इसका साइज भी आपका 24.6 KB का है। ठीक है, क्योंकि आपका डेटा कम था इसलिए साइज इंक्रीज नहीं हुआ। अब मैं इसका इस पे राइट क्लिक करता हूँ इमेज पे, और इसको ओपन विद करके नोटपैड में ओपन करता हूँ। तो नोटपैड में जैसे मैंने ओपन किया, नाउ जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड लेट्स सी कि यहाँ पे मुझे एक डेटा मिल रहा है, दैट इज हेलो पांडा आई एम योर फ्रेंड। इट्स अ नॉर्मल टेक्स्ट, राइट? अब कई बार इसमें ये होता है कि क्या हम इस नॉर्मल टेक्स्ट को ऐसे भी ऐड कर सकते हैं किसी इमेज के अंदर। ठीक है, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस टेक्स्ट को, जस्ट क्लोज इट। panda.jpg में हम राइट क्लिक किया मैंने, एंड जस्ट ओपन द नोटपैड एंड ऐड दिस टेक्स्ट इन द बॉटम साइड। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे जाके इसको ऐड कर दिया। ठीक है, जस्ट सेव एंड जस्ट क्लोज इट। तो नाउ जस्ट लुक एट हियर panda.jpg। अब ना ही आइकन आ रहा है ना ही इमेज ओपन होगी, किस टाइप का आएगा? वी कैन नॉट ओपन दिस फाइल। ठीक है, फिर अगर मैं इसके अंदर से हटा भी देता हूं, लाइक मैं इसे रिमूव कर दूं और सेव कर दूं, तो भी ये क्या हो जाएगा? अब ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखो स्टेगनोग्राफी में अगर आपकी चेंजेस आप करते हो तो डेफिनेटली वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इंक्रिप्ट कर सकते हैं उसको, डेटा को आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। आपके पास दोनों फाइल्स होनी चाहिए उस केस में, तभी आप उसको क्या कर पाओगे, जस्टिफाई कर पाओगे कि कहाँ से डेटा आया है और क्या उसमें डिक्रिप्ट करना है हमें। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने, आप एग्जाम्पल को पढ़ सकते हो और यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द हैशेस। हैशेस क्या होते हैं? Hashes, it converts data into either alphanumeric form or in hex form, but there is a difference between a cipher encryption and a hash, is that the difference is encrypted text can be reverted and the further will be decrypted, but the hashes cannot be reverted. We need to crack the hash. जब भी आप कोई साइफर टेक्स्ट यूज करते हैं इंक्रिप्शन प्रोसीजर, तो उसमें जो भी टाइप के आप इंक्रिप्शन यूज कर रहे हो उसमें आप एल्गो को रिवर्स करके उसको क्या कर सकते हो, डिक्रिप्ट कर सकते हो। बट अगर हम हैश की बात करें तो हैश को हम कभी भी रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। हैश हमेशा कंडीशनल स्टेटमेंट पे चेक किए जाते हैं। लाइक सपोज दैट यू आर जस्ट गोइंग टू लॉग इन ऑन द फेसबुक एट द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम फेसबुक क्या करेगा, आपका पासवर्ड सेव करके रख लेगा इन द हैश फॉर्मेट। नेक्स्ट टाइम जब आप अपना प्लेन टेक्स्ट डालोगे तो उस प्लेन टेक्स्ट को हैश के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और उस हैश को एग्जिस्टिंग हैश से मैच करेगा। अगर दोनों हैश मैच होते हैं देन वो आपको एक्सेस देगा लॉगिन का, अदरवाइज वहां पे एक्सेस नहीं मिलेगा। तो दिस इज अ प्रोसीजर बेसिकली यूजिंग इन अ हैश फॉर्मेट। तो हम उनको डेटाबेस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं, बट स्टिल उसके रिवर्स प्रोसेस उसमें रिवर्टेड नहीं होता है। Hash function is that which takes an input and return the fixed size alphanumeric string. The string is called as a hash value, just like MD5 hash, 64-bit encoding, etc. etc. तो अगर मैं आपको हैशेस दिखाऊं तो हैशेस आपको यहाँ देखने के लिए लाइक हम चलते हैं MD5 हैश जनरेटर।
and just open this site. यहाँ पे आके मैंने नॉर्मली अपना नाम लिखा है. आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैशेस. तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हैश में अंदर डिफरेंस क्या है. जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट ओवर द नोट फाइल. तो ये है MD5. बेस 64. SHA 256. Five 512. ओके, सो जस्ट सी द वैल्यूज कि कितने कितने बिट के आपकी क्या है हैशेस हैं यहाँ पे. तो अगर आप देखोगे इनके साइज अलग अलग हैं, अलग अलग बिट के हैश यहाँ पे क्या हुए हैं, जनरेट हुए हैं. तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि कितने कितने साइज में जनरेट होते हैं, है ना. तो इनको पढ़ो आप. तो जब भी आप हैशेस को कैसे आइडेंटिफाई कैसे करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ बिट पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर आपने अगर एक्सपीरियंस आपके पास पहचानने का, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा हैश होगा वहां पे. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द जो भी आपके वो होते हैं डेटाबेसेस, दे आर यूजिंग अ हैश दैट इज अ MD5 हैश. ठीक है. तो ज्यादातर MD5 हैश इज द मोस्ट पॉपुलर हैश जो यूज किया जाता है. बट ऑन द नॉर्मल डेटा स्टोरेज प्रोसीजर, अगर कोई बड़ी अच्छी कंपनी है और डेटा स्टोर करती है, तो दे आर नॉट यूजिंग द ओनली प्रोसीजर ऑफ द हैश. वहां पे क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स और यूज किए जाते हैं. सो लेट्स कम. तो लेट्स सी ए स्मॉल वीडियो सो वी विल इजीली अंडरस्टैंड कि हैशेस जो हैं वो हमारे पास किस तरीके से हमें मिलते हैं और कौन सा प्रोसीजर यूज होता है. What is hashing and what does it do? Hashing is the process of converting an input of any length into a fixed size string of text using a mathematical function. This means that any text, no matter how long it is, can be converted into an array of numbers and letters through an algorithm. The message to be hashed is called input. The algorithm used to do so is called a hash function, and the output is called hash value. There are many formulas that can be used to hash a message, but a cryptographic hash function needs to have some qualities to be considered useful. Each hash value or output has to be unique. This means that it should be impossible to produce the same hash value entering different inputs, and therefore the same message should always produce the same hash value. The hashing speed is also an important factor. A hash function should be quick to produce a hash value. Finally, a hash function needs to be secure. It is extremely difficult, if not impossible, to determine the input based on the hash value, while the slightest change to an input should generate a hugely different hash. In blockchain, hashes are used to represent the current state of a blockchain and to ensure its immutability. Every transaction contains certain bits of information, such as the amount being sent, the sending and receiving addresses, the timestamp, and so on. All of this information is combined into the formula to produce a hash called transaction ID. The transaction ID is a hash value that can be used to identify and confirm that a transaction has happened. The first block in a blockchain, known as a Genesis block, contains transactions that, when combined, produce a unique hash. When the second block is created, the hash of the Genesis block is added to all of the new transactions in the new block.
This combination is used to create its respective hash. This process is repeated with all the new blocks being added to a blockchain, always taking previous hashes to generate the newer ones, creating an unbreakable dependency. This way, each block links back to its previous block through its hash, forming a chain back to the genesis block, which makes blockchain a secure, immutable, and transparent network. सर में आएगा इस तो आजकल Yes, क्या sir. यूज होता है, ब्लॉकचेन यूज होती है जिसमें एक इंक्रिप्टेड को दूसरे इंक्रिप्ट के साथ क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, है ना, एक इंक्रिप्टेड टेक्स्ट को दूसरे इंक्रिप्टेड टेक्स्ट के साथ कवर अप कर देते हैं. So for cracking of hash किस तरीके से करते हैं, तो we have a create a dictionary and have to convert every word into the hash of a particular word list, and after that we will compare that hash value. So it matches, it means that the specific word is found. So hash are usually unique. तो कैसे टेक्निक क्या है, firstly we will see and after that we will see the practical part of the hash conversion. Finally perfect your data objects: storing, retrieving, constructing, and deconstructing. There is a website that checks if your online accounts have been compromised by hackers. So you enter in your email address and oh no, you have been pwned. Hackers now know the passwords that you used on all these services. But do they really know your password? Well, as it turns out, that might not actually be the case. And to understand why, let's take a look at what options companies have to protect your passwords and safely store them so that even when hackers get access to their systems, your password stays safe. There are three ways a company can store your password. They can store it in plain text, use encryption on it, or use what's called a hash function. Let's go quickly over each one of these, and let's start with the most basic one, plain text. This is obviously the most dangerous way of storing passwords. If hackers breach the company's database, they can see all the passwords of the users. And since a lot of people have the bad habit of using the same password for multiple accounts, it's likely that one compromised password could lead to more compromised accounts. Now, you might think that companies aren't silly and that none of them store our passwords in plain text. However, you would be very wrong in thinking that. Past breaches have showed us that some companies with millions of users weren't adequately protecting passwords. A possible alternative to plain text storage is encryption. You take the password of the user and, before you store them, encrypt them with an encryption key. This would prevent hackers from obtaining the real password of users, but it's still quite risky. Underneath the encryption layer is still a plain text password. And so if an attacker manages to steal the encryption key as well, he can unlock all the passwords. The problem with encryption is that it is designed to work in two ways. You can encrypt the user's password to keep it safe, but you can also decrypt it to reveal the password again. Encryption is very practical when you want to share data in a secure way, but not great if you want to prevent hackers from breaching your password. And that brings us to the third technique of storing passwords, and that's by using a hash function. How does that work? Well, a hash function takes an input that could be a piece of text like your password, or it could be a file, and it turns that into a string of text that always has the same length. There are many different hash functions available, but this is what the SHA-3 hash of Hello World looks like. Hash functions are very different from encryption because they only work in one way. You can calculate the hash of a password, but you cannot take a hash and turn it back into the original data. And that is an interesting property to have. By using hashes, companies can verify that you're logging in with the correct password without having to store your actual password. However, they aren't perfect either. Most hashing algorithms are optimized for speed. The more hashes per second they can calculate, the better. And that makes them vulnerable against brute force attacks. By simply calculating every hash of every possible password, an attacker can reverse the hash function. A modern GPU can do this with the speed of 292 billion hashes per second, so it's only a matter of time before a hashed password is cracked using this technique. And if that's not fast enough, hackers can also use rainbow tables to further accelerate the process.
These are lists of pre-computed hashes that can be used to quickly find weak and commonly used passwords. The speed of a hash function is a positive thing in certain areas. However, when it comes to storing passwords, you don't want this property. And then there is a second problem, and that happens when users share the same password. If both Alice and Bob have the password QWERTY, the hashes of their passwords will be identical. So when a hacker cracks the hash of this password, he also knows the other. Now, you might think that's not a big deal because it's very unlikely that different people will use the same password. Well, think again. The password QWERTY has been found more than 3 million times in data breaches. To make matters even worse, here's the top 10 most used passwords in 2017. Not the strongest of passwords. To defend against these types of attacks, we can add what's called a salt to the password before we hash it. The salt is just some random data, but it ensures that the hash of your password will always be unique, even if others use the same password. So if Bob and Alice both use the password QWERTY, their hashes will be completely different. So if an attacker cracks Bob's password, he can't link that password to Alice, and he has to start his cracking attempts all over again. This technique prevents hackers from cracking a bunch of passwords in one go. It makes a brute force attack slower, but still very much possible. So to solve this, we have to take a look at another technique, which is using a special hash function, which is deliberately being slowed down. Example of these are bcrypt, scrypt, or argon2, and they completely neutralize brute force attacks. These algorithms take a password as input along with a salt and a cost. This last one is very interesting. The cost defines the number of rounds the algorithm goes through, and this effectively slows it down. Now, over time, our computers become faster, and so brute force attacks against these algorithms becomes easier. And that's because they can simply try more combinations in a shorter time span. All we have to do to counter this is increase the cost parameter so the algorithm remains resistant against these types of attacks. Pretty ingenious. So those are the three options that a company has to store and protect your passwords. But why settle for just one method if we can use multiple? You can't be greedy enough when it comes to security. This multi-layer protection is used by Dropbox, for instance. They take your password and start by running it through a simple hash function without a salt. This is their first line of defense. They then take the hash and run it through the bcrypt algorithm with a salt and a cost of 10. This prevents brute force attacks. And finally, the resulting hash is encrypted with the Advanced Encryption Standard, or AES for short. The encryption key for this is not stored in their database, but is instead kept separately. So if an attacker breaches the Dropbox database, they will have to peel away each protective layer around your password, and that will take a lot of time. In fact, the cracking attempt would likely be more costly than what they get in return for compromising your account. So time for a conclusion then. If your account has been compromised, it's best to change your password immediately. However, depending on the security measures of the company that was compromised, it might be possible that hackers haven't been able to retrieve your password. And that's thanks to the magic of hash functions and cryptography in general. So now you know how companies can safely store your passwords. That was it for this video. समझ में आया guys? Yes, sir. बढ़िया. अब बात कर लेते हैं हैश फॉर्मेट. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बेस 64 भी बता दिया एंड MD5 भी बता दिया. नाउ उसके बाद एक डिजिटल सिग्नेचर का लिंक दे रखा है मैंने, तो ये आप वीडियो देख लेना कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम करता है. एंड डिजिटल सिग्नेचर है क्या वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो. ठीक है. ऑटोमेटेड टूल की बात कर लेते हैं जो आपका हैश को क्या करता है चेक करने के लिए या उसको हैश की एग्जैक्ट वैल्यू पासवर्ड रिकवरी करने के लिए हम यूज करते हैं. तो हैशकैट टूल है, ऑटोमेटेड टूल है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड पासवर्ड रिकवरी टूल. इट इज द फास्टेस्ट हैश रिकवरी टूल व्हिच convert the word list into the hash and then matches those hashes with the specific hash we want to recover it. It is pre-installed in Kali. ये आपके CPU कोर्स का यूज नहीं करता है, ये आपके GPU के ऊपर चलता है. तो if you don't have a GPU system, so I just suggest you please don't run this tool into your Kali machine as well as your host machine, otherwise your system may be going to crash it out. तो make sure कि आप उसमें क्या करो, ध्यान रखो और उसमें Kali को मतलब GPU को तभी यूज करना. तो कैसे करना है,
let's see. So I'm just going to share my another screen so you will see the practical part of this automated tool, that is a hashcat to cracking the password of the hash. तो देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस टूल को मतलब अपनी काली को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जस्ट टेक अ न्यू शेल एंड शेल के अंदर आपको नॉर्मली यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको दो फाइल सबसे पहले क्रिएट करनी है। एक तो हैश फाइल होगी जिसके अंदर सारे आपके हैश होंगे, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हैश फाइल क्रिएट करके रखी है। दिस इज अ हैश फाइल जो कि MD5 हैश यूज कर रहा है, ठीक है, बनाया है। और एक txt फाइल क्रिएट करके रखी है bird.txt, जिसमें नॉर्मली क्या है हमारे पास वर्ड्स हैं, यही इन्हीं स्ट्रिंग्स की क्या है वहाँ पे हैशेस क्रिएटेड है। तो यूज कैसे करना है डिक्रिप्ट करने के लिए, मैंने यहाँ पे यूज किया हैश कैट स्पेस -m। m आप बताते हो कि कौन सा आप मोड यूज करने वाले हो इंक्रिप्शन का, है ना। तो मैंने बताया 0 होता है MD5 का, स्पेस मैंने दिया -a किस लिए, ब्रूट फोर्सिंग अटैक करने के लिए, सबके साथ चेक करें। तो ब्रूट फोर्सिंग अटैक यहाँ पे चेक कर रहा है, -a अटैक मोड में मैंने यहाँ पे सेट किया इसको ब्रूट फोर्सिंग के लिए, दैट इज 3। तो 3 नंबर होता है ब्रूट फोर्सिंग के लिए। स्पेस मैंने यहाँ पे दिया हैश की फाइल, तो हैश की फाइल आप यहाँ पे दे दो /root/desktop/hashes, ठीक है। दूसरा आपको वर्ड लिस्ट देनी है नॉर्मल, तो root/desktop/words.txt। नाउ जस्ट प्रेस एंटर एंड ये स्टार्ट होगा, स्कैन करेगा और आपको रिजल्ट निकाल के देगा। जैसे रिजल्ट निकाला देखो, अब मैं यहाँ पे एक एक ओपन कर देता हूँ आपकी फाइल ताकि आप यहाँ पे मैच करा पाओगे। नाउ जस्ट लुक एट हियर, उसी के हैं सारे। तो सबसे पहला वाला इसने किया जिसमें इससे पासवर्ड 1 मिला, तो नाउ लेट्स सी पासवर्ड 1। दूसरा इसने किया तो इसे यहाँ पे हेलो मिला। तीसरा किया तो इसे यहाँ पे क्या मिला, टेस्ट 1 2 3 4, ठीक है। चौथा किया तो इसे मिला यहाँ पे पासवर्ड। पांचवा किया तो इसे मिला यहाँ पे गेस मी 3। नेक्स्ट फिर इसने किया ये वाला, तो इसे सारे मिल गए यहाँ पे पासवर्ड, है ना। ये हमने किससे किया, नॉर्मल उससे। यहाँ पे बता दें इनको, सॉल्ट में कुछ नहीं यूज किया गया है, एम्पलीफायर में 0 से 1 तक है, इटरेशन 0 से 1 तक यूज किया गया है, ठीक है। अब परसेंटेज बता रहा है कितना परसेंटेज ट्रू है ये अपने रिजल्ट के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 83% ट्रू बोलता है, यहाँ पे 66% ट्रू बोलता है, यहाँ पे 50% ट्रू बोलता है, यहाँ पे आपको 36% ट्रू बोलता है, यहाँ पे केवल 16% ट्रू बोलता है, ठीक है। अब जितना होता जा रहा है उतना ट्रू परसेंटेज बता रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे वर्ड लिस्ट भी दे सकता हूँ। मैंने आपको एक वर्ड लिस्ट होती है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट, जिसका पाथ है होता है आपका usr/share/wordlist/rocku.txt। now just press enter और ये स्कैन करेगा। तो मैं इसको स्कैन लगाता हूँ फोर्सफुली, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ -4, ठीक है। now just press enter। ये एक बार में कम से कम देखो यहाँ पे दिखा रहा है डिवाइस <5 यूज हो रहा है, जिसमें ये वाली डिटेल यूज कर रहा है मेरी सिस्टम की, है ना। और ये स्कैन कर रहा है और एक हैश पर सेकंड कितने चेक हो रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 6000 तक चेक हो रहे हैं, यहाँ तक 6 तक जा रहा है। हर सेकंड 6000 स्कैन्स हो रहे हैं यहाँ पे, देख लो स्पीड कितनी तेज है इसकी। तो ये क्या करना है, यहाँ पे हैशेस को चेक कर रहा है। आप हैश को देखो, चेक करो और उनको पढ़ो, ठीक है। सो मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। आइडिया आपको लग गया कि कितने सारे हैश चेक कर रहा है एक बार में। क्लियर गाइस? यस सर। बढ़िया। सो ये था आपका हैश का प्रैक्टिकल। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिप्टोग्राफी थिंग्स जो हमने यहाँ पे कवर करी हैं। अब मैं आपको इसके नोट शेयर कर देता हूँ ताकि आप इसको आराम से पढ़ पाओगे, ठीक है। और इसको परफॉर्म करो, देखो कोई डाउट होता है देन आस्क मी इन नेक्स्ट क्लास, दैट विल बी टुमारो।
आज के लिए इतने ही रखेंगे, then we will meet tomorrow and continue next class. Bye bye.